आशिक की सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। भारत की महामारी तो अब खत्म हो गई, रूस और यूक्रेन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय इतिहास की अच्छी जानकारी रखता हूँ। रूस यूक्रेन दोनों देशों में जा चुका हो और मेरे कई दोस्त भी है दो देशों में से। आज मैंने एक रूस के दोस्त को बुलाया, एक यूक्रेन को दोस्त को बुलाया। दोनों दिखने में एक तरह है, दोनों क्रिश्चियन है, ऑर्थोडॉक्स है, एक ही टाइप के चर्च में जाते हैं, एक दूसरे की लिखावट समझ सकते हैं, सिरिलिक स्क्रिप्ट जो हम लोग लैटिन स्क्रिप्ट वाले नहीं पढ़ सकते। दोनों वोडका पीते हैं, पिरोगिस खाते हैं, एक दूसरे की भाषा भी समझ सकते हैं, पले बड़े भी 50 मील के फासले पे है। वो दोनों आके कॉफ़ी पी, मेरे पैसे से सैंडविच भी मंगाया और जंग नहीं होना चाहिए ऐसा कह के चले गए। ये लड़ाई दो भाइयों में है और वो इतनी बुरी तरह से नहीं होगी, ठीक हो जाएगा। अभी तो हम चैन की सांस ले रहे थे ये कोविड महामारी से, अभी ये कुछ नया लफड़ा चालू हो गया। देखो, जब वाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी, तब वाली जो ताकतवर था वो कहता कि कोई दूसरा बीच में ना आए, लेकिन सुग्रीव ने प्रभु रामचंद्र की मदद ली थी। तो यूक्रेन थोड़ा सुग्रीव की तरह है, वो थोड़ा कमजोर है, तो इसलिए उसे अमेरिका, फ्रांस या जर्मनी से मदद की अपेक्षा है और वो सोचने में भी थोड़े अलग है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग अपने अतीत की उपेक्षा करते हैं, वो लोग अक्सर उस अतीत को दोहराने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इन लोगों का अतीत क्या था। कई कई साल पहले 10वीं सदी में ये सब एक था, और जो जिसको हम रूस बोलते हैं, उसकी जो मातृ मातृ सिटी है, उनकी जो उनकी जन्मभूमि है, वो किएव थी। वो अभी यूक्रेन की जो राजधानी है वो किएव थी, किएवन रूस। तो ये सब उससे चालू हुआ। तो किएवन, किएव जो सबसे पहली रशियन सिटी है। तो रशियन जो फेडरेशन था वो सब साथ में था, एक जैसा था। बाद में मंगोल लोगों का अटैक हो गया, उसके बाद में वो थोड़ा सेपरेट हो गए, रशिया और यूक्रेन। भाषा बहुत एक दूसरे से नज़दीक है, लेकिन थोड़े अलग हो गए। फिर ऑटोमन एम्पायर जो टर्की का एम्पायर था, उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस आ गया। फिर यूक्रेन पे पोलिश इन्फ्लुएंस था, कभी ऑटोमन इन्फ्लुएंस था, कभी थोड़ा लिथुआनिया का था। पिछले 200-300 ईयर्स से रशिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, और यूक्रेन मतलब रशिया का हिस्सा बोले तो जोग्राफिकली जो रशियन फेडरेशन था उसका पार्ट था, लेकिन भाषा फिर भी अलग थी, संस्कृति थोड़ी अलग थी। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन रशिया में भी काफ़ी लोगों को पसंद नहीं था, तो वहाँ दो लोगों में सिविल वॉर हुआ, यादवी युद्ध हुआ। उसको बोलते हैं व्हाइट रशियन वर्सेस रेड रशियन। ये जो व्हाइट रशियन थे वो काफ़ी सारे यूक्रेन के ईस्ट में थे, बेलारूस के पार्ट में थे। तो उनमें जो जंग हुई उसके बाद में सब लोग सोवियत बन गए। तो रशिया भी सोवियत और यूक्रेन भी सोवियत, और उनका सब एक फेडरेशन था, उसमें रशिया की ज़्यादा चलती थी। सडनली 1954 में क्राइमिया, अभी हम लोग मैप मैप पे देखेंगे एक मिनट में, रशिया ने कहा कि क्राइमिया अभी यूक्रेन एडमिनिस्टर करेगा, क्योंकि क्राइमिया और रशिया में कोई लैंड कनेक्शन नहीं है। अगर आपने मैप देख लिया, बाद में भी देखेंगे, ये रशिया है, ये सी ऑफ अजोव है, ये ब्लैक सी है, और ये क्राइमिया है। और क्राइमिया और रशिया में कोई लैंड कनेक्शन नहीं था, अभी है, एक 20 किलोमीटर का ब्रिज है। तो 1954 में सोवियत ने क्या कहा कि सोवियत रशिया इसे एडमिनिस्टर करने से अच्छा है सोवियत यूक्रेन क्राइमिया को एडमिनिस्टर करेगा, और 1954 से क्राइमिया यूक्रेन के नीचे आ गया। लेकिन ज़्यादातर रशियन लोगों ने वो माना नहीं। उसके बाद 1991 में जब सोवियत टूट पड़ा, सोवियत एम्पायर टूट पड़ा, तो यूक्रेन ने कहा कि अभी हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। तब से यूक्रेन स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, वहाँ पे अच्छा लोकतंत्र है, इलेक्शंस होते हैं, फ्री इलेक्शंस होते हैं। फिर 2014 में रशिया ने क्राइमिया पे अटैक किया और क्राइमिया के ऊपर
कब्जा कर दिया और अभी क्राइमिया उनके कब्जे में ही है और 20 किलोमीटर का ब्रिज भी बना दिया। तो अभी क्राइमिया पे तो रशिया का ही कब्जा है। अभी ये जो यूक्रेन के ईस्ट में ये दो पार्ट्स है ईस्टर्न यूक्रेन में, उनमें से लोग ज़्यादातर रशियन ही बात करते हैं और रशिया के साथ सहानुभूति रखते हैं, तो मानो रशियन ही है वो। तो रशिया अभी बोल रहा है कि ये जो दो पार्ट्स है उनको उन्होंने इंडिपेंडेंट उनका कबूल किया है और वहाँ आर्मी भी भेजने की सोच रहे हैं। ये जो बेलारूस है, मतलब आपके नज़रिए पे है, अगर रशिया कादर खान है तो बेलारूस शक्ति कपूर है, अगर रशिया जय है तो बेलारूस वीरू है। तो ये अलग कोई एंटिटी है ही नहीं, जैसा रशिया बोलेगा वैसा बेलारूस करेगा। पोलैंड यहाँ पे है, पोलैंड को भी कोई दिलचस्पी नहीं है अभी ये जंग होने में, क्योंकि पोलैंड क्या करेगा, अगर जंग हो जाएगा तो यूक्रेन से काफ़ी सारे रेफ्यूजीज पोलैंड में आएंगे और उनके इकोनॉमी का बैंड बजा देंगे। और दूसरी बात ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि रशिया शायद ये जंग नहीं करेगा, क्योंकि रशिया को क्या है, रशिया को ब्लैक सी को एक्सेस चाहिए, ठीक है, लेकिन ब्लैक सी को तो एक्सेस उनको क्राइमिया के वजह से है ही। क्राइमिया को अगर उनको लैंड एक्सेस चाहिए तो उनको वहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ भी अभी 20 किलोमीटर का ब्रिज बन चुका है। अगर ये जो पार्ट है ईस्टर्न यूक्रेन के जहाँ पे रशियन लोग रहते हैं, अगर उनको उन लोगों को उन पे कोई जाती हो रही है, तो जो युद्ध 2014 से चालू है वो अभी भी चालू है। वो लोग वैसा खुद का डिसीजन खुद ले रहे हैं, 13,000 लोग मर भी चुके हैं। तो रशिया को ब्लैक सी एक्सेस ऑलरेडी है, ये लोगों पर कब्जा ऑलरेडी है, क्राइमिया को एक्सेस ऑलरेडी है और क्राइमिया रशिया के कब्जे में ऑलरेडी है। तो रशिया को अभी जंग करके रशिया के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आता कि वो क्या चाह रहे हैं उससे। अभी यूक्रेन चाहता है कि वो यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करे या नेटो ज्वाइन करे। अभी नेटो के ऊपर लोग बात करते हैं, किसी को फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होता। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया के एग्रेशन को रोकने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और उसके खिलाफ में रशिया ने वार्सा पैक्ट बनाया था, मतलब पोलैंड यहाँ पे है। तो अभी पोलैंड ही नेटो को ज्वाइन हो गया। अगर वार्सा पैक्ट में से पोलैंड ही अगर नेटो को ज्वाइन हो गया तो अभी उसका मायना क्या है। 2014 में भी जब रशिया ने क्राइमिया पे कब्जा किया था तब अमेरिका जंग पे नहीं गया, क्योंकि वो आपस की लड़ाई थी और यूक्रेन वैसा नेटो का पार्ट है ही नहीं। तो अगर अमेरिका जंग पे जाएगा तो कितने जगह पे जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 24% बजट अमेरिका देती है, यूनाइटेड नेशंस का देती है, सबका बजट नेटो का देती है, सबका पैसा अमेरिका से ही आता है, कोई थैंक यू भी नहीं बोलता था। तो हम अमेरिका कितना करेगी। तो अमेरिका, फ्रांस या यूरोप कोई उधर जंग के लिए आदमी भेजने वाला नहीं है। तो फिर रशिया को क्या चाहिए इसमें, क्या उनको जंग चाहिए। मतलब अगर गब्बर है और गब्बर कह रहा है कि बसंती नाच के दिखाओ, बसंती ने डांस कर दिया, फिर गब्बर ने कहा धन्नो भाग के दिखाओ, तो धन्नो ने भाग के दिखाया, जय और वीरू मेरे पैर छुओ, चाचा सन्नाटा मचाओ। बाद में कोई गब्बर को पूछता है कि गब्बर चाचा आपको चाहिए क्या, और अगर गब्बर चाचा ने कहा मुझे जंग चाहिए, अगर उन्हें जंग ही चाहिए तो फिर ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है, पहले से ही जंग करेंगे। लेकिन जंग ऐसा नहीं होगा। जो जंग ईस्टर्न यूरोप यूक्रेन में होने वाला ऐसा बोलते हैं, रशियन ट्रूप जा रहे हैं कल, वहां पे तो जंग ऑलरेडी चालू है, 8 साल से चालू है, तो उसमें कुछ नया होने वाला नहीं है। अमेरिका या फ्रांस या जर्मनी कोई वहाँ सोल्जर्स नहीं भेजने वाला, वो यूक्रेन की शायद हेल्प करेंगे। यूक्रेन क्यों जंग करेगा, यूक्रेन को क्या मिलेगा उससे, यूक्रेन को कुछ मिलने वाला नहीं है जंग, यूक्रेन को कुछ एम्बिशन है ही नहीं टेरिटोरियल। रशिया को क्या मिलेगा, रशिया को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन रशिया का रूबल का वैल्यू कंपेयर टू डॉलर ऑलरेडी स्लाइडिंग है, रशियन मार्केट ऑलरेडी बैंड बज रहा है। ये जो सैंक्शन है, इकोनॉमिक सैंक्शन, उससे रशिया के मार्केट में तबाही मच सकती है।
तो रशिया के हाथ में भी कुछ नहीं आने वाला। तो मेरे ख्याल से दिस विल बी अ बिग अडो अबाउट नथिंग। इसमें कुछ नहीं होगा। अभी पूरे विश्व की महामारी खत्म होने को आई है। अब हम लोग जरा चैन की सांस ले रहे थे तो ये कुछ नया लफड़ा चालू हो गया। लेकिन ये ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। वो रशिया कहेगा, धूम थी अपनी परसाई की भी और किसी से आशनाई की भी, क्यों बढ़ाते हो इख्तिलात बहुत, हम में ताकत नहीं है जुदाई की, मुंह कब तक छुपाओगे हमसे, तुमको आदत है खुदनुमाई की, लाग में है लगाव की बातें, सुलह में है छेड़ लड़ाई की। तो उनके साथ दोस्ती भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं होगा। डॉक्टर रवि गोडसे।